चर्चाएं खास पावर्ड बाय HTS Solution Private Limited, your IT and software partner. Co-powered by H2. H2 का शुद्ध जल रखे स्वस्थ हर पल. सैंडविच ग्रुप, इंटीरियर डिजाइन का जाना पहचाना नाम. वंदे मातरम। आप सभी का चर्चा खास में स्वागत है। मैं हूं परविंदर गोस्वामी, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। आज बात करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच रही है कि गांव का विकास होगा तो देश का विकास होगा। गांव को आत्मनिर्भर और विकसित करने के लिए जितनी बड़ी चुनौतियां रही है उतनी अड़चने लगातार रही है। जमीन को लेकर विवाद, मालिकाना हक, तमाम बातों के मामले उलझे हों तो फिर कोई किस तरह गाँव को आगे बढ़ाएगा। इन अड़चनों को दूर करने के लिए केंद्र ने स्वामित्व योजना शुरू की है। अब इस नई पहल के तहत पीएम मोदी देश के लगभग 1,32,000 लोगों की आबादी की जमीन के मालिकाना हक के कागजात सौंपने जा रहे हैं। बहुत बड़ा ये काम होगा। निश्चित तौर पर भारत के अंदर ये जिस तरीके की अब ये घोषणा हुई है उसे लेकर कुछ ना कुछ खास रहेगा और कहीं ना कहीं जो ग्रामीण बहुत सारी चीजों से वंचित थे अब उनको इसका सीधा सीधा लाभ मिल सकता है, बशर्ते कि इसके अंदर जो लोग हैं वो ज्यादा अड़चने ना डालें। इसी पर आज की चर्चा है, उसी पर आज हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़े हुए हैं। उससे पहले पेश है ये खास रिपोर्ट। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों देश के 763 गांव के 1 लाख लोगों को आबादी की जमीन के मालिकाना हक के कागजात सौंपे जाएंगे। स्वामित्व योजना की शुरुआत अप्रैल में की गई थी। इसके तहत लक्ष्य रखा गया कि 2004 तक 6,40,000 गांवों की आबादी की जमीन का रिकॉर्ड उपलब्ध किया जाए। इस प्रक्रिया में अब बरसों से आबादी की जमीन पर चले आ रहे विवादों के निपटारे हो रहे हैं। इसे एक बड़ा महत्वपूर्ण भूमि स्वामित्व सुधार के तौर पर माना जा सकता है। स्वामित्व योजना इसी को ठीक करने का एक प्रयास है। इस योजना के तहत देश के सभी गांवों में आवासों की ड्रोन के माध्यम से पूरे गांव की एक एक संपत्ति की मैपिंग की जाएगी। इससे ऐसे संपत्ति विवादों का निपटारा होगा जिन पर दशकों तक विवाद चलता था। पीएम स्वामित्व योजना के तहत संबंध संपत्ति नामांकन को सरल बनाने की प्रक्रिया है। इस योजना के तहत ड्रोन के जरिए गांव की आबादी, खेती भूमि की मैपिंग की जा रही है। इसका बड़ा लाभ यह होगा कि किसानों को आगे लोन लेने की सुविधा होगी। भारत गांव का देश है। कहा जाता है कि भारत गांव में बसता है, लेकिन इस देश में गांव की अपनी कई जकड़न रही हैं। संपत्ति भूमि को लेकर विवाद, लोगों के विवादों ने गांव को फलने फूलने नहीं दिया। गांव के विवादों को स्थानीय स्तर पर किसी हद तक निपटाने की कोशिश होती रही, लेकिन एक बड़ी योजना के तौर पर ग्रामीण भारत के लिए किसी ऐसी ही मुहिम की जरूरत थी। स्वामित्व भारत के तहत ड्रोन से मापी गई जमीनों की जानकारी से बना आधार जैसा कार्ड बांटने की एक शुरुआत होगी। यह ग्रामीण भारत के नए भविष्य का प्रतीक होगा। स्वामित्व योजना के कई हित जुड़े हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्तियों का रिकॉर्ड रखने में भी मदद मिलेगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि देश के अगले 4 साल में 6,40,000 गांवों के सभी आबादी क्षेत्रों का नक्शा तैयार हो जाएगा। यह समृद्ध ग्रामीण भारत के लिए आधार बनेगा। ध्यान रहे कि सिविल कोर्ट में लंबित लगभग 40% मामले आबादी की जमीन से ही संबंधित होते हैं। विवादों के निपटारे से इस मामले में बड़ा फर्क पड़ेगा। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और इसी पर हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सुबोध उनियाल जी हैं, कृषि मंत्री हैं उत्तराखंड से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ रघुराज जी हैं, नोएडा से, किसान नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ पुष्पेंद्र चौधरी जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं गजेंद्र सिंह चौधरी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ अश्वनी शाह जी है, प्रवक्ता भाजपा लखनऊ से,
आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं सुबोध उनियाल जी आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि मामला आपसे मिलता जुलता है, तो थोड़ा सा आप इस सारे विषय पे प्रकाश भी डाल देंगे तो उसके बाद शायद डिबेट में बहुत सारी चीजें सामने आ जाएगी और बहुत सारे विषय अपने आप खुल जाएंगे। सुबोध उनियाल जी, सबसे अहम एक बात थी कि जो ग्रामीण स्वामित्व की बात करते थे, हमेशा कहते थे कि ये मकान हमारा नहीं है, उससे लेकर एक नई शुरुआत देश के प्रधानमंत्री ने की है, उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे और उसके बारे में भी थोड़ा सा पूरा प्रकाश डाल दीजिए, जिससे सभी दर्शकों को भी और लोगों को भी ये पता लग जाए कि वास्तव में योजना कैसी है और कब तक ये धरातल पर आ जाएगी। जी सुबोध उनियाल जी। देखिए आबादी की भूमि से अभिप्राय ये होता है कि जो हमारी खतरा खतौनियों में पूरे के पूरे कई टुकड़ों को आबादी भूमि के नाम से दर्शाया जाता है और उसके अंदर 20 लोगों की अगर संपत्तियां हैं, उनमें किसी का नाम खतरा खतौनी में मेंशन नहीं होता है। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो 6.5 लाख के आसपास आबादी क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, उनका बकायदा खतरा खतौनी में उनका नाम इंदराज हो जाएगा और उनको बकायदा मालिकाना प्रमाण, जो मालिकाना हक मिल जाएगा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये किसान को मिलेगा, एक तो तमाम डिस्प्यूट इससे निपट जाएंगे, दूसरा बैंकों से वो संपत्ति के आगे ऋण लेने की सुविधा उसको मिल जाएगी, क्योंकि मॉर्गेज नहीं कर सकते जब तक आपके नाम कुछ है नहीं। तो इस ड्रोन के माध्यम से जिस तरह ये पूरा एक सर्वे करने के बाद इसको लोगों के नाम इसमें इंदराज किए जाएंगे, इससे एक बहुत बड़ा फायदा दूसरा इसमें यह है कि जो इसके लिटिगेशन अभी तक होते थे आबादी भूमि में, ये सिविल कोर्ट में जाया करते थे। इससे इस स्वामित्व योजना के आने के बाद ये लिटिगेशन राजस्व के नीत हो जाएंगे और राजस्व कोर्ट में जो कि हर जगह उपलब्ध है, उन पर इसका निस्तारण किया जा सकेगा। इससे किसान को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। हमारे राज्य में भी 3 जनपदों में उधम सिंह नगर, हरिद्वार और पौड़ी जनपद इसमें लिए गए हैं, जिनमें काम प्रारंभ हो गया है। और जिस तरह आदरणीय मोदी जी का है कि शीघ्र इसको पूरा करके हम अपने साथियों ग्रामीण क्षेत्र में आबादी भूमि में रहने वाले भाइयों को उनको मालिकाना हक यानी कि टाइटल डीड मिल सके, जिससे कि वो बेफिक्र होकर अपनी जमीन को आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे, साथ साथ खतरा खतौनी में इंदराज हो जाने से इसका एक इनके पास प्रमाण भी रहेगा। तीसरा, मालिकाना हक मिलने से इस जमीन को के अगेंस्ट इस जमीन या उस पर खड़े एसेट्स के लिए ये ऋण भी ले पाएंगे और कहीं ना कहीं उनकी आर्थिक स्थिति में इसका बहुत भारी एक सकारात्मक असर पड़ेगा। जी बिल्कुल। सुबोध उनियाल जी, जिस तरीके की योजनाएं लगातार आ रही हैं उसे लेकर बहुत सारी चीजें हम कहते हैं कि बहुत सारे लोग उसका स्वागत भी कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह बीते दिनों किसान जो बिल आया उसको लेकर भी बहुत सारे सवाल खड़े किए गए हैं। और अगर हम बात करें तो दोनों चीजें लगभग एक साथ ही आई है, चाहे वो स्वामित्व वाली बात हो और चाहे किसान की बात हो, और दोनों ही चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। क्योंकि ग्रामीण, जब हम भारत की बात करते हैं तो वहां किसान है और ग्रामीण है, ग्रामीणी किसान है और किसानी ग्रामीण है। उससे लेकर भी कुछ एक संशय रहे हैं, उससे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? एक बार हम चाहते हैं कि वो भी आप हमारे दर्शकों को बता दें। जी देखिए, दुर्भाग्य से विरोधी दल का मतलब हो गया कि विरोध करने के लिए विरोध करना है, और ये संस्कृति अच्छी नहीं है। मैं अपने जो विरोध करने वाले साथियों से, जो हमारे किसान भाइयों को भ्रमित कर रहे हैं, 2-3 चीजें पूछना चाहूंगा। अगर 1 नेशन 1 मार्केट का कंसेप्ट अगर कर दे दिया गया कि किसान देश के किसी कोने में भी जाकर अपने उत्पाद को बेच सकता हो, इसमें आखिर क्या ऐतराज है? अगर मंडियों में मंडी शुल्क जो किसान पे पड़ता था, उस मंडी शुल्क को खत्म कर दिया गया और एक ओपन जो प्रतिस्पर्धात्मक जो कॉम्पिटिटिव माहौल पैदा करने के लिए प्राइवेट मंडीज के लिए भी खोल दिया गया, तो उसमें इनको क्या ऐतराज है? तीसरा, एमएसपी लगातार सरकार, अभी आपने देखा रबी की एमएसपी घोषित कर दी गई है। एमएसपी से प्रधानमंत्री जी बार बार बोल चुके हैं कि एमएसपी से इसका कोई मतलब संबंध नहीं है। ये लोग कहते हैं कानून में लिखा क्यों नहीं है। देखिए, आज भी बहुत सभी साथी जानते हैं, चाहे वो हमारे दूसरे विरोधी दलों के लोग भी हों, एमएसपी एक परंपरा है, एमएसपी के कानून नहीं है, और उस परंपरा का निर्वहन पूरा किया जाता रहेगा। और इसमें बहुत स्पष्ट है कि किसान चाहे तो एमएसपी पे बेचना चाहे तो एमएसपी पे बेच दे, और उससे बेहतर दाम उसको कहीं मिल रहे हो तो अपने बेहतर दाम पे बेच ले। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आज तक होता ये था
कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान के साथ जब बायर जो खरीदार जो ये करार करता था, और उस करार के बाद सपोज मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, आप किसान है, आपके साथ एक करार किया कि आप इस फसल को उगाइए, मैं इस पूरी फसल को खरीद दूंगा। मैंने जब आपसे करार किया उस समय उस उत्पाद के मार्केट में दाम जो थे सपोज 20 रुपए किलो थे। अब जब आपकी फसल तैयार हुई, सडनली फ्लक्चुएशन से मार्केट नीचे आया और उसके दाम 15 रुपए हो गए, तो मैं पलट के आपके पास नहीं आया उस उत्पाद को उठाने के लिए। ऐसी स्थिति में किसान ठगा महसूस करता था कि उस उत्पाद को लेके जाए कहां, और औने पौने दाम में उसको बेचना पड़ता था। इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट, जो इस कॉन्ट्रैक्ट वाली फार्मिंग एक्ट में जो संशोधन, जो कानून बनाया गया, उसमें अब ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर मैंने आपके साथ करार किया तो मुझे हर कीमत पे करार का पालन करना पड़ेगा। दूसरा, न केवल करार का पालन करना पड़ेगा, मुझे आपको हाई यील्ड के वैरायटी के सीड्स देने पड़ेंगे, प्लांट्स देने पड़ेंगे, मुझे आपको क्वालिटी पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और फर्टिलाइजर देना पड़ेगा, मुझे आपको बेहतर मैकेनिज्म जो है मैकेनाइजेशन का जो टेक्निकली जिस तरह से आज टेक्नोलॉजी आपको देनी है वो टेक्नोलॉजी आपको मुझे उपलब्ध करानी पड़ेगी। और आपको ये भी अधिकार है कि आप चाहे कभी भी करार को तोड़ सकते हैं, आपको कोई पेनाल्टी नहीं देनी पड़ेगी। यानी किसान को करार तोड़ने की छूट है और किसान उसमें कोई पेनाल्टी नहीं देगा। तीसरा, अगर कभी कभी आपको, अब मैं दूसरा उदाहरण दे रहा हूं, मैं आपसे जब मेरा करार हुआ, आप किसान थे, मैं खरीदार हूं, आपका मेरा जब करार हुआ उस समय उत्पाद के दाम 20 रुपए केजी थे। अब जब तक आपकी फसल तैयार हुई, सडनली एक तेजी आई और 20 रुपए के दाम 40 रुपए केजी हो गए। तो इसमें यह भी इंश्योर किया गया कि बढ़े हुए दामों में से भी किसान को शेयर देना पड़ेगा। अब तीसरा जो बिल कानून था वो आवश्यक वस्तु अधिनियम। आप सभी समझदार लोग जानते हैं, जब जब किसी चीज पर कंट्रोल लागू किया जाता है तो उसकी ब्लैक मार्केटिंग बढ़ जाती है। जब आप उसको खुला कर देंगे तो एक कॉम्पिटिटिव माहौल पैदा होता है और दामों में कंट्रोल करने में सबको मदद मिलती है, क्योंकि आपके पास भी सामान होल्डिंग है, मेरे पास भी है। जब चंद लोग सामान की जमाखोरी करते हैं तो मार्केट में दाम एकदम बढ़ जाता है। और आप जानते हैं भारतीय सिस्टम में जो प्रभावशाली लोग होते हैं वही हमेशा इसका फायदा उठाते हैं। आज जब हर व्यक्ति को इसको रखने की छूट दे दी गई है, इसेंशियल कम्युनिटी एक्ट को खत्म करके कुछ चीजों पे, तो कहीं ना कहीं इससे हमेशा उत्पाद उपलब्ध रहेगा और उसके मार्केट में प्रतिस्पर्धा पैदा होने से कहीं ना कहीं दाम कंट्रोल रहेंगे। तो मैं सभी भाइयों से पूछना चाहता हूं कि इन चारों चीजों में जो यहाँ पे बताई गई है, आखिर कौन सी चीज किसान के हित में नहीं है, कौन सी चीज देश के ग्रामीण अंचल में रहने वाले किसान की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए नहीं है, कृपया स्पष्ट करके बताएं। अन्यथा जनता को भ्रमित करने की कोशिश, केवल सकारात्मक राजनीति होनी चाहिए। एक सकारात्मक सोच के साथ आप आइए, क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में डिबेट के माध्यम से तमाम निर्णय लिए जाते हैं, उन पर चर्चा होती है और कभी कभी सरकारें रोल बैक भी करती हैं जब लगता है कि निर्णय ठीक नहीं है। लेकिन मैं अपने साथियों से बोल रहा हूं, कोई एक चीज तो बताएं जो किसान के हित में नहीं है। जी जी सुबोध जी, ये बहुत ही सारी बातें थी जो आपने बताई, और शायद कहीं ना कहीं जो समझाने की एक चूक है वो रही है। जिस तरीके से आप बता रहे हैं उससे तो लगता ये है कि हर चीज़ किसानों के हित में है। लेकिन हम आते हैं स्वामित्व योजना पर, हमारे साथ रघुराज जी भी जुड़े हुए हैं। रघुराज जी, क्योंकि आप शुरू से ही स्वामित्व जो योजना है उसे लेकर काफ़ी वर्षों से सक्रिय रहे हैं और आपने बहुत सारे आंदोलन भी इसे लेकर चलाए हैं, आप कोर्ट में भी गए हैं। आखिर अब जाकर आपने भी, क्योंकि अभी हम देख रहे थे, आपने भी इसका योजना का स्वागत किया है, लेकिन आपको क्या लगता है कि इस योजना में कितनी कठिनाइयां अभी हैं और अभी भी कितनी जगह इसे चुनौतियों से निपटना पड़ेगा? जी रघुराज जी। तो मैं आपको संजय गोस्वामी के नाम से पुकारूं कि परविंदर गोस्वामी के नाम से पुकारूं? हेलो, जिससे भी पुकारिए जी। मेरी आवाज आ रही है संजय जी? जी जी जी। अच्छा, हाँ आवाज आ रही है जी, बोलिए। उनियाल जी ने क्या कहा है मैं नहीं सुन, उनियाल जी ने क्या कहा है मैं सुन नहीं पाया। उन्होंने क्या तरीका बताया है, क्या प्रोसेस बताया है इस स्वामित्व की योजना का, वो मैं सुन नहीं पाया। मुझे जानकारी नहीं कि उन्होंने किस प्रोसेस में कहा है, किस तरीके से करेंगे वो। लेकिन मेरा ये मानना है प्रधानमंत्री की जो घोषणा है, ये पंचायती दिवस
पंचायती दिवस पे हुई थी और आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। मैंने उनका स्वागत भी किया कि प्रधानमंत्री की घोषणा स्वागत योग्य है, लेकिन इस देश की नौकरशाही इसको असली जामा पहनाने में दिक्कत पैदा करेगी। सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि लैंड सब्जेक्ट राज्य सरकार का मैटर है। ये केंद्र सरकार का एक पर्टिकुलर एरिया में सब्जेक्ट है डेवलपमेंट का, वो एनसीआर एरिया में। बाकी राज्यों में राज्य सरकार का लैंड का सब्जेक्ट जो राज्य सरकार का आता है। रही बात स्वामित्व योजना का देने की बात, ये मात्र एक ऑर्डिनेंस पास करके राज्य सरकारें कलेक्टर को आदेश दे सकती हैं। ये बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं है जिसको भूमिका बनाने की प्रक्रिया, लेकिन बहुत फायदे का है। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है कि उसमें लैंड 3 तरह की है। कहीं शहरों में जमीन एक्वायर हो गई है गांवों की, उनमें नाम आ गए हैं प्राधिकरणों के, जिला प्रशासन के, जहां जैसा एडमिनिस्ट्रेशन है। जैसे हमारे नोएडा में नोएडा प्राधिकरण के नाम आ गए हैं, गाजियाबाद में जीडीए का नाम आ गया है, गुड़गांव में गुड़गांव डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसका नाम आ गया है। तो उन्होंने आबादी को एक्वायर किया है, उसका प्रोसेस की भूमिका इन्होंने उसमें खोल के नहीं बताई है। और सबसे मेन समस्या है कि देश में लगभग 6.5 लाख गांव हैं। ये 6 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट की इसकी आवश्यकता नहीं थी। इसको मैंडेटरी कर देना चाहिए सरकार को। सभी राज्यों को आदेश करना चाहिए कि जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, चूंकि लैंड सब्जेक्ट उन्हीं का है, कि जो गांव जहां बसे हुए हैं, जिस पोजीशन पे बसे हुए हैं, उनको वहीं मालिकाना हक मिलना चाहिए। उसका कारण है लैंड जो 2 तरीके की 3 तरीके की मैंने बताई। एक तो जिनमें नाम आ गए, दूसरा एक परविंदर जी अपनी जो पुश्तैनी खेत हैं जिनमें लोग बसे हुए होते थे, और दूसरे वो हैं सुबोध जी बोलिए, ग्राम पंचायत की जी सुबोध जी। हाँ जी हाँ परविंदर जी, मैं रघुराज थोड़ा सा उस ग्राम पंचायत की जमीन में रघुराज जी थोड़ा दो बातें स्पष्ट कर मैं आप ही से लूंगा सुबोध जी। रघुराज जी की सारी बातों का निचोड़ आपसे लूंगा जी। रघुराज जी बोलिए। मुझे परविंदर जी मैंने आपको कहा मुझे एक मीटिंग में जाना है, मैंने पहले बता दिया था। इसलिए 90% बसे हुए हैं। अच्छा जी, मीटिंग में निकलना है परविंदर जी। रघुराज जी एक मिनट दीजिए जी। सुबोध जी बताइए। मेरा एक मिनट का सेंटेंस है मेरा। आपने प्रधानमंत्री जी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को निर्देश दें कि ऑर्डिनेंस के माध्यम से अपने जिला कलेक्टरों को आदेश दें कि 24 घंटे में इम्प्लीमेंट हो सकता है। जी बिल्कुल, मैं यही सुबोध जी से इसी बात को ले रहा हूँ। रघुराज जी उसके बाद आपके पास आऊंगा क्योंकि उन्हें एक मीटिंग में जाना है। जी सुबोध उनियाल जी, क्या कहना चाहेंगे आप रघुराज जी के द्वारा उठाए गए सवालों पर? जी अभी मैं पहली बात तो रघुराज जी ने कहा कि एक ऑर्डिनेंस लागू करके मुख्यमंत्रियों को निर्देशित कर दिया जाए। अभी रघुराज जी आपने कहा कि सरकार को चाहिए, केंद्र सरकार को, कि ऑर्डिनेंस लागू करके राज्य के मुख्यमंत्रियों को निर्देशित कर ले। जी मैंने अभी आपने कहा ना कि सरकार को चाहिए कि एक ऑर्डिनेंस लागू करके सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को इसके अनुपालन के लिए कहे। और दूसरी तरफ आपने कहा कि ये दूसरी तरफ आपने कहा कि ये स्टेट सब्जेक्ट है। तो इसमें दोनों चीजें विरोधाभासी है। मैं आपको थोड़ा सा एक शब्द में बोलना चाहूंगा। आप जानते हैं जी, अगर स्टेट सब्जेक्ट है तो केंद्र सरकार ऑर्डिनेंस कैसे जारी कर लेगी? नहीं उनियाल जी, आप गलत समझ रहे हैं। हाँ। केंद्र सरकार क्या राज्य सरकारों का ऑर्डिनेंस, राज्य सरकार का लैंड सब्जेक्ट नहीं है क्या? आप तो कृषि मंत्री हैं प्रदेश में। आप बस इसीलिए आप पूरी बात थोड़ा सुन लें। तो प्रधानमंत्री ने देश के लिए एक पॉलिसी बनाने की योजना बनाई है, वो स्वागत योग्य है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन करेगी राज्य सरकार। आपको मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी कैबिनेट में पास किया। जी बिल्कुल, रघुराज जी आप ही के पास आ रहे हैं। सुबोध जी बताइए। रघुराज जी आप ही के पास। जी सुबोध जी बताइए। का प्रश्न नहीं है, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इसमें पायलट प्रोजेक्ट इसलिए शुरू किया गया है कि इसमें फंडिंग का काम भारत सरकार कर रही है। अरे सरकार
यार, ये 1983 में हो चुका है मध्य प्रदेश में। अरे आप सुन तो लीजिए महाराज। हुआ था 5 मिनट का काम था। अरे रघुनाथ जी थोड़ा सुन लीजिए। जी बिल्कुल, फटाफट 5 मिनट में कर रघुनाथ जी सुन जी, बिल्कुल सुबोध उनियाल जी बताइए जी। देखिए ये श्रेणी 6-2 की मंत्री जी जमीन होती है, बताइए जिसे जी। आबादी की जमीन कहते हैं। ये श्रेणी 6-2 की जमीन होती है जिसे आबादी की जमीन बोलते हैं। और इसमें जो भी लोग काम जो काबिज हैं, किसी का भी नाम खतौनी खतरे में लिखा नहीं जाता था। बकायदा आप समझा दीजिएगा इनको संजय जी, बकायदा इस समय ड्रोन के माध्यम से सर्वे करवा के आबादी भूमि में जितने व्यक्ति काबिज है उनको बकायदा उस संपत्ति का मालिकाना हक मिलने से प्रमाण पत्र जो मिलेगा, उससे एक तो फायदा ये होगा कि एक तो आपको मालिकाना हक मिल गया। दूसरा, इसका जो अभी आपने कहा था उसका सबसे बड़ा फायदा ये है, अभी आपने कहा कि जो जमीन एक्वायर हो गई वो ग्रेटर नोएडा के नाम चली गई, अलाने के नाम चली गई, उसके नाम चली गई। लेकिन मैंने आपसे कहा इसके बाद जो सबसे बड़ा फायदा यह है कि अभी तक इसके लिए सिविल लिटिगेशन में जाना पड़ता था, सिविल कोर्ट में। और सिविल कोर्ट में आप जानते हैं सिविल कोर्ट में जाने से कितना लंबा समय लगता है। अब ये राजस्व कोर्ट में, क्योंकि राजस्व न्यायालय हर तहसील में उपलब्ध है, अब राजस्व न्यायालयों में इन केसों पर सुनवाई हो सकती है, जिससे कि केसों का निस्तारण भी होगा और इससे कहीं ना कहीं आम व्यक्ति को जो आबादी भूमि में रह रहा है उसको फायदा मिलेगा। उस भूमि में उसका नाम जब उसके नाम टाइटल डीड हो जाएगी तो वो ऋण लेकर भी अपने आजीविका ठीक कर सकता है। आप मेरी बातें रघुनाथ जी को समझा दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक आपने बहुत अच्छे टॉपिक पे ये डिबेट की थी। क्योंकि मुझे मीटिंग में जाना है, इसलिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। दोबारा फिर आपसे कभी किसी नहीं बिल्कुल सुबोध जी, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। रघुराज जी, मैं आपके पास आऊंगा कि जिस तरह से बहुत सारे विषय हैं और ये अपने आप में अहम है, और हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता गजेंद्र चौधरी जी भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं इस विषय पर, क्योंकि सारी चीजें हैं, सभी लोग हैं, और अब जब कोई चीज सामने है, विषय सामने खुला हुआ है, तो उस पर जो उसके हम कहेंगे निगेटिव पक्ष हैं उनको भी सामने आना चाहिए, और जो पॉजिटिव पक्ष हैं, क्योंकि नकारात्मकता ही करते रहेंगे तो सकारात्मकता कहां से आएगी। जी गजेंद्र चौधरी जी, कैसे आप देखते हैं? उसके बाद हम रघुराज जी से सारे प्रकरण पर दोबारा से एक बार जानेंगे कि वो क्या और इसमें नई चीजें बता रहे हैं। जी गजेंद्र जी। देखिए ये पंचायती राज दिवस पर 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी ने जो ये योजना शुरू की है, ये हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात है, जो बता रहे हैं कि जहाँ है जैसा है वो वहाँ रहेगा, उसकी आबादी घोषित की जाएगी। एक तो गांव में खसरा नंबर की जमीन है और एक है ग्राम सभा की जमीन होती है। तो ज्यादातर जो केस चले हैं ग्राम सभा की जमीन पे भी और खसरा नंबर की जमीन पे भी है। तो ये क्लियरिटी समझ में नहीं आई है अब भाई ये जो योजना है ये सारी जमीन के ऊपर है, ग्राम की जमीन के ऊपर या ग्राम सभा की जमीन के ऊपर। एक तो ये संशय सबसे बड़ा। और दूसरा मेरा सवाल एक है कि प्रधानमंत्री जी ने जो योजना शुरू की है अच्छी योजना है, लेकिन ये पटल पे आएगी, ये जमीन पे आएगी तो हम इसको मानेंगे हाँ वह हो गया। क्योंकि भारत के अंदर 70% आबादी गांव में बसती है, किसान गांव में बसता है। और अगर दबाया गया है, सरकारों ने दबाया, कोई सी भी सरकार रही है, तो एक किसान है उसको दबाया गया। इस योजना के माध्यम से हम देख रहे हैं कि हमें शायद कुछ मिल जाए, ग्रामीणों को कुछ मिल जाए। हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन आगे ये पटल पाए तब इसकी बात। शाह जी बीजेपी के, आप क्या कहना चाहेंगे अश्विनी जी? क्योंकि इसमें बहुत सारे तथ्य हैं, बहुत सारे सवाल भी हैं, और इसमें सबसे अहम बात तो एक ही है जो रघुराज जी ने उठाई है कि बहुत सारे मुद्दे इसके अंदर ऐसे हैं उनको लेकर बहुत सारे संशय बने हुए हैं। उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये एक ऐसी योजना है जो सीधा सीधा ग्रामीणों को प्रभावित करती है, अपने आप में एक बहुत बड़ा अहम निर्णय है। लेकिन कहीं यह भी, जैसे रघुराज जी ने एक शंका जताई कि कहीं यह भी ऐसे नक्कारा अधिकारियों की भेंट ना चढ़ जाए
जो इस तरीके की कामयाब योजनाओं को देखना नहीं चाहते। और ऐसे आजकल बहुत सारी जगह, बहुत सारी योजनाओं में ऐसे ऐसे लोगों के नाम आए हैं जिन्होंने उन योजनाओं को सफल होने की जगह फेल कर दिया। जी शाह जी, जो इस तरीके की कामयाब योजनाओं को देखिए गोस्वामी जी, अभी हमारे माननीय मंत्री जी ने इस कदर विस्तृत रूप से चीजों को समझाया और ये बताने की कोशिश की कि एक्चुअली इसका स्वरूप क्या है, भारत सरकार किसानों के लिए क्या क्या कर रही है। और हमारे सम्मानित सभी मेहमानों ने, सभी पैनलिस्टों ने बहुत नकारात्मक चीज नहीं बोला है, सबने इसको अच्छा ही कहा है। मगर आज के डेट में एक जब पायलट प्रोजेक्ट की अभी बात हुई तो रघुराज जी ने कहा पायलट प्रोजेक्ट की क्या जरूरत थी। 1983 में अर्जुन सिंह ने लागू किया था, 1983 में अर्जुन सिंह ने लागू किया था, तो ये योजना आज तक क्यों नहीं परवान चढ़ी मध्य प्रदेश में? इसलिए नहीं चढ़ी कि उस समय से आज तक किसी के अंदर काम करने की काबिलियत नहीं थी, कोई दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं थी। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अगर इस काम को करने का बीड़ा उठाया है तो किसी पायलट प्रोजेक्ट को इसलिए लागू किया जाता है, सबको पता है कि उसमें अगर शुरुआत करने में चीजें, अगर मान लीजिए कि कुछ गड़बड़ हो गया, कोई काम हो रहा है 10 जिलों में, 8 राज्यों में, 7 राज्यों में लागू किया गया, अगर 7 राज्यों में उसमें कोई कमी होगी तो उसको सुधारा जा सकता है, कोई अगर अच्छाई होगी तो उसको सभी और दूसरे राज्यों में भी लागू किया जा सकता है। इसलिए पायलट प्रोजेक्ट को उन्होंने दिया। दूसरी रही बात कि अगर मध्य प्रदेश में लागू है, मैंने पहले कहा, तो क्यों नहीं चढ़ी? और आज के डेट में अभी सब लोगों ने कहा कि गांव में जमीन होती है, ये सीधा सीधा मैं अपने किसान नेता से कहूंगा कि ये आबादी के जमीन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है। डिजिटल इंडिया की परिकल्पना उनकी है, जो हिंदुस्तान को डिजिटल करना चाहते हैं। गांव में अभी भी, हम लोग भी गांव के रहने वाले हैं, आप किसान नेता हैं तो गांव से आपका जुड़ाव है ही है। गांव में अभी भी क्या होता है कि किसानों की जमीन जो आबादी की होती है, कहीं कोई कब्जा करके घर बना लेता है, कहीं कुछ किसानों का डिजिटल मैपिंग नहीं हो पाती है। और आज उसकी मैपिंग करने के बाद उसके जमीन का जब उसको कार्ड मिल जाएगा तो उसके पास स्वामित्व का अधिकार रहेगा कि हाँ, ये जमीन इतने नंबर की हमारे पास है, इसको हमें डीएम एसडीएम तक दोबारा चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे कि ये जमीन हमारी है, उसका मैं मालिक हूँ। उसके पास कार्ड होगा कि 1405 नंबर बटा 2 का जमीन उनका है, तो वो उस पर अपना मालिकाना हक साबित कर सकते हैं। ये इतनी बढ़िया योजना है, इसको बहुत ही खुले मन से स्वीकार करने की जरूरत है। और इसमें कमी, जैसे अभी रघुराज जी ने कहा, उनकी बात आंशिक सच हो सकती है कि कुछ अधिकारियों की वजह से काम गड़बड़ हो सकता है, लेकिन पूर्णतया सच नहीं है, क्योंकि आज ही हम इस चीज को मान लेंगे कि हमारे अधिकारी नाकारा हैं तो फिर हमारा देश चलना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जब हम उन्हीं पर आधारित हैं, अगर प्रशासन, सरकार कोई चीज काम करती है तो अधिकारियों के साथ उनके सहयोग से उस चीजों को आगे ले जाती है, इसकी एक परिकल्पना होती है। तो हम आज ही कह दें कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, तो ये आज संभावित नहीं है, उचित भी नहीं है। और इस चीज को देखा जाए, अभी 24 तारीख को, 24 अप्रैल से ये घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। सारे सवाल हैं, लेकिन फिर भी हम एक चीज जानना चाहेंगे कि इस योजना के अंदर जो भी ऐसे बिंदु हैं उन पर भी बात होनी चाहिए, क्योंकि चर्चा से ही विषय सामने आता है। जाइएगा नहीं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे आपके बीच। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं स्वामित्व योजना की। जी हाँ, ग्रामीण भारत के लिए एक अहम शुरुआत है, अहम पहल है।
और इस योजना का सभी ने स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने पहल की और लोगों ने उसे हाथों हाथ लिया। लेकिन बहुत सारे बिंदु इसमें ऐसे भी हैं जिनके ऊपर बात होनी चाहिए कि वास्तव में इस योजना के लिए उन बिंदुओं पर काम करना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमारे साथ पुष्पेंद्र चौधरी भी जुड़ चुके हैं, किसान नेता हैं गाजियाबाद से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं रघुराज जी आपके पास आ रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बिंदु आपके पास हैं, इस पूरी योजना को लेकर बहुत सारी चीजें आपके पास हैं। तो हम यही कहेंगे कि किन किन बिंदुओं पर आपको संशय है कि इन बिंदुओं को भी इसके अंदर प्राथमिक तौर पर देखा जाना चाहिए, रखा जाना चाहिए, और उन बिंदुओं को ही ध्यान में रखकर इस योजना को जो असली अमलजामा है पहनाना चाहिए। जी रघुराज जी। ये सवाल मेरे से है पुष्पेंद्र जी से? सवाल मेरे से है पुष्पेंद्र जी से? जी रघुराज जी आपसे है मेरा सवाल। जी पहली बात तो है कि उनियाल साहब ने क्या बताया मुझे अभी तक पूरी जानकारी कुछ नहीं है। दूसरी चीज, शाह साहब ने अभी कुछ कहा। जी कोई बात नहीं, आप बताइए जी। नहीं है, आप इनसे इनकी बात का उत्तर तो दूंगा ना। हाँ, आप मध्य प्रदेश के गजेट में निकालिए 83 का मालिकाना हक, एक बत्ती कनेक्शन, वो आज भी लागू है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, लागू है। नंबर एक बात। दूसरी चीज, मैं शाह साहब से पूछना चाहता हूं कि राज्य सरकार का लैंड सब्जेक्ट राज्य सरकार का है, ये ग्राम पंचायत की जमीनों को किस प्रोसेस से अलॉट करेंगे? ये कोई भूमिका है उस खाके में? प्रधानमंत्री की घोषणा की है, उस स्वागत योग्य है, वो हमने सबसे पहले किया है स्वागत, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। कैबिनेट ने यूपी ने पास किया, उसका भी स्वागत किया है। लेकिन ऑर्डिनेंस लाने के बाद इसका सिर्फ एक ही तरीका है, जैसे दिल्ली में इन्होंने राजनीतिक रूप से 1700 कॉलोनियों का अप्रूवल दिया, उसमें रेलवे की जमीन भी है, उसमें फॉरेस्ट की जमीन भी है, उसमें ग्राम पंचायत की जमीन भी है। गांव में कोई कब्जाता नहीं है किसी की जमीन। कोई एक आध केस छुटमुट हो सकता है, मैं मानता हूं, लेकिन गांव में ऐसा नहीं है कि किसी के घर पे कब्जा कर लेगा, किसी पे आमतौर पे खेतों की जमीन, ग्राम पंचायत की जमीन गांव के किसानों के जो किसान होते हैं उन्हीं में से कटती है, और वो गांव के लोगों के इस्तेमाल के लिए ही होती है, वो सरकार की नहीं होती। नंबर 2 बात। दूसरी चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप गोरखपुर से बोल रहे हैं या जहां से भी आपका निवास स्थान है, लेकिन आप अपने एरिया में अपने गांव के आसपास के लोगों से पूछना कि कभी उनको कोई भी मकान पूरे गांव का 1 नंबर बना दिया जाता है। अगर किसी की पुश्तैनी जमीन भी आ जाती है उसमें आबादी में, ये नौकरशाही का बहुत बड़ा खेल है, उसको पूरे का 1 नंबर बना दिया जाता है और उसका नंबर गायब करके उसको आबादी में उसकी डिमार्केशन और खत्म कर दी जाती है। मेरा आपके माध्यम से बार बार सबसे यही कहना है, ये आज से नहीं, मैं कम से कम लगभग 2012 से इस प्रश्न को उठा रहा हूं। हमने स्थानीय स्तर पर पंचायत की, जिला स्तर पर करी, उसके बाद दिल्ली भी करी है, उसके बाद हरियाणा में भी करी है, यूपी में भी कई जगह गए हैं, सब जगह कहा है। और जमानी जहां संपर्क होता, मैं कहता भी हूं कि जब तक सरकार की इच्छा शक्ति नहीं होगी, जब तक मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर की इच्छा शक्ति नहीं होगी, तब तक ये काम इम्प्लीमेंटेशन में धरातल पर नहीं उतरेगा। ये मात्र 24 घंटे का ऑर्डिनेंस है, 24 घंटे में कलेक्टर इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, जिसको भूमिका बनाने के लिए चुनाव की जरूरत नहीं है। ये पहले से हो सकता है, आप जब चाहे कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस कर दिया, जो जहां बसा हुआ उसको मालिकाना हक दे दिया जाए। ये तो कलेक्ट्रेट का काम है ना, चीफ मिनिस्टर हर डिस्ट्रिक्ट में तो जाएंगे नहीं, मुख्यमंत्री तो ऑर्डर करते हैं ना, कैबिनेट से प्रस्ताव पास कराइए। रघुराज जी बहुत सारे सवाल हैं, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। मेन जो मुख्य बिंदु है वो यही है कि किसी तरह ये योजना धरातल पर आए, और वो योजना धरातल पर आने के लिए अब अगर हम देखें तो वर्षों से किसी चीज की बात होती रही है, वर्षों से सरकारें आती रही हैं, जाती रही हैं। लेकिन पुष्पेंद्र चौधरी जी, जब भी कोई नई शुरुआत होती है, रघुराज जी मैं आपके पास भी आऊंगा, मैं पुष्पेंद्र चौधरी जी से कुछ चीजें इसमें, क्योंकि बहुत देर से वो सारी चीजें सुन रहे हैं, लगातार सबकी बातों को सुन रहे हैं। पुष्पेंद्र चौधरी जी, सरकारें आई सरकारें गई, बहुत बार किसानों के नाम पर राजनीति हमेशा होती है, कोई भी सरकार रही हो, कभी भी रही हो, जहां भी किसान का एक नाम जुड़ता है तो वहां राजनीति अपने आप आ जाती है, क्योंकि पता है कि ये किसान है, जब ये वोट डालता है तो थोक के भाव में वोट डालता है, तो वो जो
थोक की वोट की राजनीति है वो सबको लगातार अपनी तरफ आकर्षित करती रही है, लेकिन वास्तव में जो किसानों की जो ग्रामीण भारत की समस्याएं थी उन्हें लेकर बहुत बार क्वेश्चन मार्क खड़े रहे हैं, हर जगह खड़े रहे हैं। और अब जब एक योजना आई है उसे आप कैसे लेते हैं और वास्तव में इस योजना का कितना बड़ा महत्व है किसान के लिए या मैं कहूंगा एक ग्रामीण भारत के लोगों के लिए? जी पुष्पेंद्र जी। देखिए, जो ये योजना आई है जिसके माध्यम से ग्रामीण आबादी और जो घर हैं उनका डिजिटलीकरण होगा और डिजिटल उसका पूरा मैप बनेगा, इसका तो निश्चित रूप से स्वागत किया जाना चाहिए। यही योजना जब भूलेख के माध्यम से जमीनों की आई थी, जो ग्रामीण जमीन है खेती वाली, उससे इतना बड़ा लाभ हुआ है कि आप कहीं देश विदेश में बैठ करके ये देख सकते हैं कि भाई कौन आदमी किस जमीन का, किस नंबर का, किस खसरा खतौनी का जो है मालिक है वास्तव में कागजों में। तो इससे जो धोखाधड़ी होने, मुकदमेबाजी बढ़ने, गलत ट्रांजैक्शन होने, वो कहीं ना कहीं जो है रुके हैं। तो ये तो निश्चित रूप से स्वागत योग्य कदम है कि डिजिटलीकरण हो, मैप उसका बने और उसको जो है, क्योंकि घरों में क्या है वैसे ही बंटवारा हो जाता है कि भाई ठीक है तेरा अगला पोर्शन, मेरा पिछला पोर्शन, बीच का पोर्शन ये तीसरे भाई का, फिर वो उसमें झगड़ा होता रहता है, नहीं तेरा इतना था मेरा उतना था, उनके बच्चे हो जाते हैं, तो ये जो है फिर मुकदमेबाजी में चला जाता है, बड़ा उसमें दिक्कत होती थी। तो इसका जो है स्वागत किया जाना चाहिए। इसमें जो ग्रामीण भारत के बड़े प्रश्न आपने उठाए और मैं मंत्री जी को भी सुन रहा था, वो जो 3 सुधार लाए हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं उस पर अपने कुछ टिप्पणियां करना चाहता हूं। देखिए, इस विषय में लगातार हमने जो भी सुधार हुए हैं उनका स्वागत किया है। ये कहा है कि साहब जो मंडी व्यवस्था है वो एग्जिस्टिंग मंडी व्यवस्था चालू रहे, एग्जिस्टिंग एमएसपी की व्यवस्था चालू रहे, इसका आश्वासन सरकार ने दे दिया है, हमने उसको मान लिया है। लेकिन हमारा बार बार ये कहना था कि मंडी के बाहर जो खरीद फरोख्त होती है, मंडी के बाहर जो शोषण किसान का होता है, उसको भी जो है कहीं ना कहीं मंडी की तरह जो एमएसपी के रेट है वो लागू कर दिए जाएं, उसका लिखित में आश्वासन दे दिया जाए, बिल का उसको मतलब इस प्रावधान उसको डाला जाए लिखित में, बिल में, कानून में, तब जाकर के किसान को एक एश्योरेंस मिलेगा। ये जो तमाम आंदोलन हो रहे हैं देश भर में, उसके पीछे मूल कारण ये है। दूसरा, इसी प्रकार कॉन्ट्रैक्ट खेती में भी हमने कहा है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट कोई किसी फसल का किसी किसान से करे, हमें कोई चिंता नहीं है, लेकिन वो एमएसपी के जो रेट हैं, जो 23 फसलों की एमएसपी घोषित करती है सरकार हर साल, उससे नीचे जो है ना हो वो उसका जो खरीदने का रेट है, ये बात हमने कही है। इसी तरह एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में भी हमने स्वागत किया, भैया हमसे कोई खरीदे, स्टॉक करे, चाहे बेचे, चाहे एक्सपोर्ट करे, चाहे प्रोसेसिंग करे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमें एमएसपी से नीचे हमसे ले जाकर के ना खरीदे, हमारे भुगतान का एश्योरेंस हो और कोई विवाद हो तो उसका सरलीकरण और बिना हमारे खर्चे के उसका जो है विवाद का निस्तारण हो। ये 3 मुद्दे थे। मैं आपको जानकारी बता दूं कि 2 दिन पहले हमारी इस विषय में एक डेलीगेशन गया था, जो बुलाए गए थे हम लोग, और राजनाथ सिंह जी के यहाँ पर जो रक्षा मंत्री है, और यहाँ पर ये भी शामिल थे इसमें जो कृषि मंत्री है हमारे, तो उन्होंने इस बात को रखा था और वहां भी हमने ये बात बताई थी। उसके पीछे जो हमने तर्क दिया था वो ये था कि हमारे यहाँ 30 करोड़ टन का फूड ग्रेन का उत्पादन हर साल हो रहा है, उसमें से 15 करोड़ टन लगभग किसान के घर में खुद ही इस्तेमाल हो जाता है, बाकी 15 करोड़ टन जो है वो बेचता है, उसमें दालें, चावल, गेहूं, मोटे अनाज और सब शामिल है, जिसमें एमएसपी मुख्य रूप से जो है घोषित की जाती है। तो 15 करोड़ टन में से 9 करोड़ टन सरकार खरीदती है हर साल, बाकी 6 करोड़ टन ही केवल जो है प्राइवेट सेक्टर खरीद रहा है। और हम ये भी मान लें कि प्राइवेट सेक्टर आज की तारीख में औसतन एमएसपी से 500 रुपए कम खरीदता है, ये भी मान लें, तो उसका सारी रकम हमने जो है कृषि मंत्री जी के सामने रखी कि 30,000 करोड़ रुपया, 500 रुपया गुणा 6 करोड़ टन, 500 रुपया कुंटल गुणा 6 करोड़ टन बनता है 30,000 करोड़ रुपया। तो 30,000 करोड़ रुपया लाखों कंपनियां, ट्रेडर, उनकी जेब से किसान के पास पहुंचेगा, तो उनको कोई खास असर नहीं पड़ेगा और बहुत बड़ी ये राशि नहीं है। और यही मेन मांग है जिसकी वजह से आप जो है किसान आंदोलन कर रहा है। एक तो हमने ये मांग रखी, दूसरा हमने कहा कि पीएम किसान बहुत आपकी सराहनीय योजना, अच्छी योजना है, इसकी राशि को आप 12,000 और उसके बाद 24,000 रुपए करिए। ये
तीसरा हमने मुद्दा रखा कि जो मनरेगा की आपकी योजना है उसमें मनरेगा का मजदूरों को कृषि कार्यों में लगाया जाए। चौथा दूध, क्योंकि दूध, गेहूं, चावल और आपके गन्ना, इन तीनों की जो कीमत है उससे भी ज्यादा कीमत का दूध पैदा होता है, बड़ी फसल है एक तरीके से। उसमें जो अमूल सहकारी संस्था, किसानों की संस्था है, वो जिस रेट पे दूध परचेज करती है किसान से, उस रेट को बाध्यकारी बनाया जाए। तो इस तरीके से, इसी तरह पांचवा हमने सुझाव दिया था केसीसी की जो लिमिट है किसान क्रेडिट कार्ड की, वो डबल की जाए। तो ये तमाम सुझाव हमने दिए हैं, इस पर सकारात्मक तरीके से विचार करने का भरोसा दिया गया है। लेकिन मेन मुद्दा इन सुधारों में एमएसपी का है, उसको सरकार को करना चाहिए। डिजिटलीकरण जो जिसका आज आप कार्यक्रम कर रहे हैं उसका हम स्वागत करते हैं। ये कदम जो है भविष्य के लिए अच्छा कदम है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जी गजेंद्र जी, बहुत सारे विषय आपके सामने हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि अगर आप देखें लगातार अंग्रेजों के ज़माने की बात है कि जो भूमि थी कृषि भूमि, उसके डाटा भी हैं, रिकॉर्ड भी हैं, सब कुछ हैं, लेकिन आबादी के रिकॉर्ड कभी भी नहीं लिए गए। उसके पीछे बहुत बड़े कारण भी रहे होंगे। और आप देखिए कि लगातार जिस तरीके से सरकारें आती रही जाती रही, उस पर जहां काम होना चाहिए, भाई मैं एक ग्रामीण हूं, मेरा मकान है, लेकिन मेरे पास उसके कुछ कागज ही नहीं है, ना मैं उस पर लोन ले सकता, ना उस पर कार्य कर सकता। आज जब इस तरीके की योजनाएं आई हैं, तब उसे लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं, और सवाल रहने भी चाहिए, क्योंकि सवाल नहीं रहेंगे तो फिर उसका समाधान कैसे आएगा। लेकिन इतनी बड़ी व्यवस्था में चूक कहां रही, कैसे देखते हैं आप? जी देखिए, सबसे बड़ी बात तो मेरा पहला सवाल है। रघुराज जी ने बहुत अच्छा उसका क्लियरिटी दी है कि कौन सी जमीन है, जमीन कौन कौन सी होगी। जैसे ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में हर जगह 36 बरादरी होती है, सभी जगह बस जाती है, अपना एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो एक तो जमीन की क्लियरिटी होगी, कौन कौन सी जमीन का ये इस तरह से करेंगे। बाकी योजना जो लेके आए हैं ये बहुत ही स्वागत योग है, बस ये पटल पे आना चाहिए, बीच में इसमें ब्रेक ना लगे। एक में अभी जो हमारे प्रवक्ता बैठे हैं बीजेपी वाले, मैं उनसे सवाल करूं, उन्होंने कहा किसान की बात करी है उन्होंने, और किसान के लिए बहुत कुछ सरकार कर रही है। किसान के लिए किसी सरकार ने नहीं किया कुछ। 2014 में ये जो अभी 3 कानून जो लेके आई है गवर्नमेंट, 2014 में इस कानून को कांग्रेस 2012 में लेके आई थी, 2012 में कांग्रेस लेके आई थी इस कानून को। बीजेपी ने इसका भरसक प्रयास करके विरोध किया। उस विरोध के छलावे में किसान आ गया। 70% किसान है। अच्छा, अब उसमें जब छलावे में आ गया तो सरकार के मतलब बीजेपी के पक्ष में वोट दे दिया किसान ने जो, और पूरी तरह से भरसक प्रयास किया। जब बीजेपी को बना दिया, अब बीजेपी के वो लिए बहुत बड़ा अच्छा लड्डू हो गया कि भाई ये तो बहुत अच्छे कानून हम लेके आए हैं। अब कांग्रेस किसका विरोध कर रही है। सबसे बड़ी बात इसमें एक है कि जो ये बोल रहे हैं कि भाई हम ये कानून बनाएंगे कि भाई किसान कहीं भी जाकर बेच सकता है, ये सिर्फ सरकार की गुमराह करने वाली बात है। देखिए, हमारी एक मांग है, जो किसान आज रोड पे उतरा हुआ है, हमारी भारतीय किसान यूनियन ने हर जगह इसका विरोध किया है। इस कानून का जो बनाया, इनसे ये संशोधन चाहती है कि इसमें आप जो है अपना एमएसपी निर्धारित करें, और उस एमएसपी से नीचे कोई भी फसल ना खरीदी जाए। अगर कोई भी उसको खरीदता है तो उसको अपराध की श्रेणी में लाया जाए। हमारी किसानों की ये मांग है। अब सबसे बड़ी बात ये मांग क्यों है? दरअसल ऐसा, यहां हम बैठे हैं डिबेट में, बहुत अच्छी बात करेंगे, सोच के दूर से देख के। किसान के बीच में जाइए आप, उसके खेत में जो ना बैठ के प्याज के साथ में रोटी खा के देखिए, वो बताएगा जो एक अन्न का दाना हम डालते हैं खेत में, उसका 100 गुना निकलता है। उसके बाद भी हमें वो फसल बहुत महंगी पड़ती है। बातें क्योंकि इतनी महंगी पड़ती है हम कि हम रघुराज जी से मुझे 2 शब्द लेने हैं। और जी एक सेकंड रुकिए आप। जो उसके बावजूद हमारा किसान जब फसल पैदा करेगा, पैदा करने के बाद में सबसे पहले वो काम उसे बेचने का करेगा। उसमें जो अब ये बिचौलिए जो आए हैं ना, ये दलाल जो छोड़े जाएंगे, और दलाल हैं ये सिर्फ और सिर्फ
पूंजीपतियों के लिए कानून लेके आए हैं और ये उसमें खरीदेंगे, बहुत कम दामों में खरीदेंगे। बिल्कुल हम इसका विरोध करते हैं। पुष्पेंद्र ने बहुत सारी बातें लागू हो उसके बताई है। रघुराज जी, क्योंकि समय कम है और मुझे अश्वनी से भी बहुत सारी बातें लेनी है, 2 मिनट में आप सारी बातें रखें। जी रघुराज जी, और खासकर भूमि प्रबंधन के ऊपर जरूर कुछ तथ्य रखे जाएं। जी हाँ, मैं दूसरी बात करता हूँ। एक पहले 2 चीजें आ गई इसमें, एक तो किसान का स्वामित्व तो आ गया और ये 3 अध्यादेश आ गए, 3 कानून बन गए। अब 85% देश में, 85% किसान देश में। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? बोलिए जी। 85% किसान देश में 2 से 3 एकड़ मैक्सिमम के लोग हैं, जिनका आधा समय और आधा उपज उधार में खाते में इधर उधर चली जाती है, आधा अगली फसल की तैयारी में चली जाती है, किसी को बच्चे की दवाई में चली जाती है, किसी की पढ़ाई में चली जाती है। वो 85% किसान आंकड़ेबाजी नहीं जानता कि कितने करोड़ खर्च होंगे, कितने नहीं करोड़ खर्च होंगे। मेरा सीधा सवाल है, सीधा एक मांग है, देश में किसान को सब्सिडी मिलनी चाहिए पर बीघे के हिसाब से, नंबर 1। नंबर 2, जो स्वामित्व की बात आ रही है, मैं बार बार कह रहा हूं ये स्वागत योग्य कदम है, लेकिन एलएमसी की जमीन का जब तक निस्तारण नहीं करेंगे, गांव 99% पूरे देश के 6.5 लाख से अधिक गांव ये ग्राम पंचायत की जमीन में बसे हुए हैं। सरकार के नौकरशाह कहते हैं कि वो सरकारी जमीन है, लेकिन एनसीआर के प्राधिकरणों की जानकारी के हिसाब से, अदर देन बाहर जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उनकी जानकारी के हिसाब से, जो मुझे जानकारी है, उन प्राधिकरणों ने ग्राम पंचायत की जमीन को किसानों की जमीन के एक्वायर के साथ करके बेच चुके हैं। जब वो बेच देते हैं दूसरों को, ग्राम की जमीन को, ग्राम के लोग रहने वाले, उनको मालिकाना हक देने में इनको कोताही लंबी क्यों है? इसके लिए सिर्फ मात्र 24 घंटे का काम है। कलेक्टर को आदेश करना, सैटेलाइट सर्वे शुरू हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन उससे पहले सरकार को आदेश करना पड़ेगा, वरना नौकरशाही गांवों को उजाड़ देगी। ये आज मेरी बात नोट कर लेना, मैं राष्ट्रीय चैनल पे कह रहा हूं आपसे। अश्वनी, क्या कहना चाहेंगे आप? सभी बातें आपके सामने हैं, सब चीजें, जिस तरीके के सवाल सभी लोगों ने उठाए हैं और बहुत सारी बातें हैं, स्वागत सब कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे सवाल भी खड़े कर रहे हैं। सवाल केवल इतने हैं कि किसी भी तरीके से जब ये योजना धरातल पर आए तो अधिकारी, जो एक अधिकारी वर्ग है, वो इसमें जो भूमिका है वो सकारात्मक भूमिका निभाए। जी देखिए गोस्वामी जी सबने स्वागत किया है। इसका मतलब ये है कि ये योजना अपने आप में बहुत ही सफल योजना है। बस इंतजार करिए, धीरज रखिए। मैं रघुराज जी से कहूंगा, धीरज रखिए। जो आपकी आशंकाएं हैं वो आशंकाएं निर्मूल साबित होंगी, क्योंकि पायलट प्रोजेक्ट में इन्हीं सबों के लिए ये सब चीजें रखी गई हैं। तो अगर आप नौकरशाही की बात करते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, इस देश में जो भी योजना लाई गई है वो योजनाएं ठीक चली हैं। कुछ योजनाएं गड़बड़ होती हैं तो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में उसको लागू करने के बाद फिर उसको जो है आगे बड़ा एक्सपेंशन किया जाता है। और आज देश में कोई मतलब आज हम लोग चर्चा करने बैठे हैं और सबने स्वागत किया है, तो स्वागत करने का मतलब कि ये बेहतर योजना है। इसमें देखिए, गांव की जमीन में लोन नहीं मिलता था, आज कोई होम लोन नहीं ले सकता था गांव में। इस योजना के लागू होने के बाद अगर आपके पास प्रॉपर्टी कार्ड होता है तो आपको लोन भी मिलेगा और आप अपनी जमीन पर मालिकाना हक भी देखेंगे। दूसरी चीज एक और रहेगी कि अभी हमारे एक साथी ने कहा, दूसरे किसान आंदोलनों की बात की। मैं अब एक सवाल इन लोगों से पूछना चाहता हूं। पंजाब में देखिए किसान हमारे पास बहुत है, बहुत पैदा करते हैं, लेकिन क्या आंदोलन सिर्फ जो है पंजाब में हो रहा है? पूरे महाराष्ट्र में किसान नहीं है, हरियाणा में किसान, पूरे महाराष्ट्र में किसान नहीं है, हरियाणा में किसान। जी बिल्कुल, सभी जगह है और सारी चीज़ें हैं, तो बहुत सारे तथ्य हैं। आज बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं। रघुराज जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी हमारे पुष्पेंद्र चौधरी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और गजेंद्र
चौधरी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अश्वनी शाह जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने अपना कीमती समय हमें दिया। ये एक बड़ा विषय था और वास्तव में समस्याएं इसमें कुछ हैं और समस्याएं, उन समस्याओं का समाधान हो जाए तो ये सीधे सीधे जो भी ग्रामीण भारत के लोग हैं जिनके सामने ऐसी बहुत सारी समस्याएं थी उनको बहुत बड़ा, हम ये कहेंगे कि ये एक तोहफा होगा। केंद्र सरकार की एक बड़ी योजना के तौर पर पीएम स्वामित्व योजना का आना अपने आप में एक अहम निर्णय है और इसे देखा जा सकता है इसके फोकस में ग्रामीण भारत है। भारत सरकार ने गांवों की आबादी की जमीन पर दशकों से चल रहे विवादों को निपटाने का फैसला किया है। 6 लाख से ज्यादा गांव उलझन में रहेंगे, वहां लोग आपसी विवादों में रहते थे जिससे कि उनकी प्रगति पर भी असर पड़ता था। ऐसे में गांव की जो दशा है वो ठीक नहीं रहती थी। इसलिए नए ग्रामीण भारत को इस रूप में देखा जा सकता है कि वहां लोगों के पास अपने कागजात होंगे, वो गांव के व्यवस्थित रिकॉर्ड में होगा, उसके अलावा उसके पास अपना कार्ड के साथ साथ लोन लेने के लिए उसे जब वो बैंक के पास जाएगा तो उसे उसका लोन भी मिल जाएगा। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। शायद आत्मनिर्भर भारत की एक पहल है। हाँ, ये जरूर है कि इसके अंदर कठिनाइयां बहुत है। जिस तरीके से हमारे सभी मेहमानों ने बताया कि बहुत सारे सवाल हैं और इसमें सबसे बड़ी बात और अहम बात यह है कि मॉनिटरिंग का जो स्तर है वो कड़ा होना चाहिए जिससे कि ये योजना धरातल पर आ सके। आज चर्चाएं खास में इतने, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद। चर्चाएं खास पावर्ड बाय HTS Solution Private Limited, your IT and software partner. Co-powered by H2. H2 का शुद्ध जल रखे स्वस्थ हर पल। सैनविस ग्रुप, इंटीरियर डिजाइन का जाना पहचाना नाम।